प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। आज एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों की समाअत हुई है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद की तीनों सीटों से जीतने वाले उम्मीदवारों ने दरखास्त दायर की थी कि हमारा ट्राइब्यूनल चेंज किया जाए, और उसमें जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया खास तौर पर राजा खुर्रम नवाज साहब के वकील की जानिब से और बाकी वकला की जानिब से भी, अंजुम वकील साहब के जो वकील थे और तारिक फजल चौधरी साहब के वकील भी थे, मजमूई तौर पर जो उसका खुलासा है 3-4 पॉइंट्स में मैं आपके सामने रख देता हूँ और फिर हम इस पर गुफ्तगू करते हैं। आज दरखास्त गुजार की तरफ से यह कहा गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कानूनी ज़ाब्ता अपनाए बगैर कार्रवाई शुरू की गई, ट्रायल शुरू नहीं हुआ और फैसला दिया जाने लगा। दरखास्त गुजार के वकील ने यह भी कहा कि ट्रिब्यूनल में जल्दबाजी का मुजाहिरा किया जा रहा है। राजा खुर्रम नवाज साहब के वकील ने कहा कि ट्रिब्यूनल जज ने कहा है कि बयान हल्फी जाली हुआ तो इधर से ही जेल भिजवा दूंगा। फिर कहा गया कि हम ट्रिब्यूनल में पेश नहीं हुए तो जुर्माने शुरू कर दिए गए। तारिक फजल चौधरी साहब के वकील ने कहा है कि ज्यादा ट्रिब्यूनल्स बनने चाहिए थे, किसी मुअज़्ज़िज़ रिटायर्ड जज को जिम्मेदारी दी जाती तो ज्यादा बेहतर होता। इसी तरह से जो है वो कुछ और भी आर्गूमेंट्स दिए गए और फिर फैसला महफूज करने के बाद जब सुनाया गया तो कहा गया कि ये दरखास्तें काबिल समाअत हैं, इन पर 6 जून को यानी परसों समाअत होने जा रही है। इसी मामले पर हम प्रोग्राम में सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे। NA 48 इस्लामाबाद के हल्के से इलेक्शन लड़ा था अली बुखारी साहब ने और राजा खुर्रम नवाज साहब ने। हमारे साथ स्टूडियोज़ में अली बुखारी साहब भी मौजूद हैं और राजा खुर्रम नवाज साहब भी मौजूद हैं। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। राजा खुर्रम नवाज साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। आपने कहा कि हमें सुना नहीं जा रहा, अदालत ये ट्रिब्यूनल ये कह रहा है कि आप आ नहीं रहे, तो जब आप जाएंगे नहीं तो आपको सुना कैसे जाएगा? देखें जी, बात ये है कि हम लोग बिल्कुल गए हैं ट्रिब्यूनल के अंदर, और ट्रिब्यूनल के अंदर जो पहली पेशी थी उसके ऊपर हम गए और हमने बताया कि हमने अपने वकला को हायर करना है, हमने वकला को हायर किया। दूसरी पेशी के ऊपर हमने जो अपना जवाब जमा करवाना था वो हमने करवाया। लेकिन देखें, ट्रिब्यूनल के अंदर कुछ ऐसी वहाँ से बातें होना शुरू हो गई जो मीडिया के ऊपर, जो जिस तरह मेरे ऊपर बात हुई कि पूरा दिन मीडिया के ऊपर बातें होती रहीं कि राजा खुर्रम नवाज को जी 15,000 रुपया जुर्माना कर दिया गया, RO को जुर्माना कर दिया गया। हालांकि जब ऑर्डर आया तो मेरे ऊपर कोई जुर्माना नहीं हुआ था। एक मीडिया ट्रायल शुरू हो पड़ा। देखें, जब कोई भी ट्रायल कोर्ट होती है तो ट्रायल कोर्ट के अंदर हम लोगों ने जो रिस्पोंडेंट होते हैं हमने अपनी एविडेंस देनी है और जो एप्लीकेंट है उसने अपनी एविडेंस देनी है, और फिर वो एविडेंस देख के ये फैसला होता है कि कौन ठीक है कौन गलत है। ये इतना जाहिर बात है कि एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का इशू है। यहाँ पे अगर कोई मिसकंडक्ट हुआ है या कोई ऐसी चीजें होती हैं तो वो सब लोगों ने उनको पेश करना है, और उसके बाद उसके ऊपर जो भी जिस तरह कोर्ट के अंदर बात हुई कि फॉरेंसिक की बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह कोर्ट के अंदर ये भी कहा गया कि जो एफिडेविट हैं, अगर कोई देखें कोई गलत एफिडेविट देता है तो ऐसी कोई बात हुई है तो बिल्कुल होना चाहिए उसके ऊपर, लेकिन किसी की भी वहाँ पे इज्जत नहीं उछाली जानी चाहिए। सही है। नहीं, मगर राजा साहब ये तो इस पर जो आपको एतराज हुआ आपके वकील को कि अगर जाली एफिडेविट हुआ तो जेल भेज देंगे, इस पर आपको एतराज होना नहीं चाहिए था। आपने कौन सा कोई जाली एफिडेविट जमा कराना है? सर मेरे ये आपको किसी ने गलत कहा है, ऐसी कोई बात नहीं वहां पे हुई। आज सिर्फ यही बात हुई कि ये ट्रायल कोर्ट है और ट्रायल कोर्ट को मतलब एक तरीकाकार है और कानून है जिसके जरिए ट्रायल कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स करनी है। और सबसे बड़ा जो इशू है कि देखें, जब भी ट्रिब्यूनल बनता है ट्रिब्यूनल के साथ उसका एक रजिस्ट्रार भी अपॉइंट होता है जो हमारे इस केस में अपॉइंट नहीं हुआ। और यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशंस दी गई हैं, जैसे दूसरे मेरे साथ कोलीग्स हैं उनके एक तो रजिस्ट्रार अपॉइंट नहीं हुआ, फिर इनकी एप्लीकेशंस टाइम बार्ड हैं। वो उसके ऊपर जब हमने अपना एतराज उठाया कोर्ट के अंदर तो वहां पे उनको पहले उसका फैसला करना चाहिए, फिर आगे उनको बढ़ना चाहिए। बेसिकली इस तरह के ये इश्यूज हैं जिनके ऊपर हमारी रिजर्वेशंस थी, जिसके लिए हम लोग आज इलेक्शन कमीशन के पास गए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है सर। मैं राय साहब 2-3 चीजें जी, इलेक्शन कमीशन के पास गए और आप चाहते हैं कि ट्रिब्यूनल को तब्दील किया जाए, लेकिन अब अगर आप इजाजत दें राय साहब, मैं 2-3 चीजें आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन अली बुखारी साहब का भी जरा मौक़िफ़ साथ साथ लेता जाऊं। अली बुखारी साहब, एक अगर फरीक को
अगर एक ट्राइब्यूनल पे या जज पे एतमाद नहीं है तो ये तो रोज का, आप भी वकील हैं, ये तो रोज का एक मामूल है। वो जज से कह देता है कि मुझे आप पे एतबार नहीं है, मेरा केस दूसरे की अदालत में ट्रांसफर कर दें या ट्राइब्यूनल चेंज कर दें। इसमें कौन सी हैरानकुन बात है? देखें जी, दो चीज़ें इसके अंदर हैं, बड़ी क्लियर सी हैं। हमने लॉ को फॉलो करना होता है, किसी की मंशा या मर्जी तो फॉलो होती नहीं। बात यह है कि एक ट्राइब्यूनल बनाया गया इस्लामाबाद के अंदर 3 सीटों के लिए। पूरे पंजाब में 2 ट्राइब्यूनल्स हैं, 2 जजेस बैठ रहे हैं। सो द एप्लीकेशन इज लीगली बार्ड बाय लॉ। क्यों? क्योंकि आपका एक ट्राइब्यूनल है, जो एप्लीकेशन है दैट इज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द केस फ्रॉम वन ट्राइब्यूनल टू अनदर, देयर इज नो अनदर ट्राइब्यूनल एग्जिस्ट। सो ये तो एब्सोल्युटली बार्ड है। आई डोंट नो कैसे एडमिट होगी, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि 8 फरवरी के बाद से आज तक देख लें, हमारी बेतहाशा रेट्स है, हमारी बेतहाशा ICS है, और हर एक में इनका जवाब आया हुआ है कि ओरिजिनल फॉरम इज द ट्राइब्यूनल, ओरिजिनल फॉरम इज द ट्राइब्यूनल। आ गया ट्राइब्यूनल, आ जाए इसमें बैठे, फेस करने चीज़ें। वो कह रहे हैं ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल पे एतराज है। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ, ट्राइब्यूनल पे एतराज किस चीज़ पे? एतराज करने के लिए आप पे कोई ग्राउंड्स होने चाहिए। ये कि जी रिस्पॉन्डेंट्स जो है वो वकील है, इस्लामाबाद बार के मेंबर हैं, इज दिस इज द ग्राउंड फॉर दैट। आपको कहा फॉर्म जमा कराएं फॉर्म जमा। कौंसल की ऑन द ओपन कोर्ट में इनके कौंसल अपीयर ओवर, उन्होंने कहा फॉर्म 45 हमारे पास तो है नहीं, हमने ECP से लेने। जुर्माना होता है आरओ पे, आरओ अपना कौंसल रिप्रेजेंट करेगा, अपने का अमल का दावेदार है, वो खुद जवाब देगा। ECP अपने उसकी जिम्मेदार है। द थिंग इज दैट इज नॉट द प्रॉपर फोरम कि आपको अगर कोई एतराज है किसी को भी, किसी एक जज पे, ट्राइब्यूनल पे, आप पहले एप्लीकेशन कहाँ देंगे? दिस इज हैज टू बी असर्टेन बाय दी रिस्पॉन्डेंट्स को। तो पता होना चाहिए कि कहाँ पर कैसे एप्लीकेशन मूव करनी है, और अगर वो नहीं होती तो उसके अगेंस्ट रेमेडीज क्या है। ECP तो खुद पार्टी है इसके अंदर, ECP तो खुद हमारे ग्रीवेंसेज हैं, ECP प्लस RO प्लस रिटर्न कैंडिडेट। तो द ECP खुद जो खुद मुल्ज़म है, इनफैक्ट अगर मैं आम फहम अल्फाज में कहूँ तो खुद ही वो इंसाफ के तकाज़े पूरे करेगा। ऐसे नहीं है। नंबर 1 नहीं है जी। नंबर ऑर्डिनेंस, नया जो ऑर्डिनेंस है उसके बाद मैं उस पर बता रहा हूँ जी। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि उसके बाद इख्तियार है ऑन हिज ओन, ठीक है। वो भी इख्तियार जो ऑर्डिनेंस के तहत है वो भी अंडर क्वेश्चन है अभी, ठीक है। नंबर 2 चीज़ ये आ गई कि एक प्रोसीजर अडॉप्ट होता है। प्रोसीजर अडॉप्ट हुए बगैर चीज़ें नहीं हो सकती। कैसा प्रोसीजर? एक नाम मांगा गया, हाई कोर्ट से 3 नाम दिए गए, उसके अंदर से ECP ने एक नाम दिया, देन उसके बाद चीफ जस्टिस के पास से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास से नोटिफिकेशन हुआ। अब किसी की मंशा पे नहीं हो सकता। 120 डेज 180 डेज मेंशन है उसके अंदर। ये क्या एक क्वेश्चन रेज हुआ या एक पॉइंट रेज किया, बहुत उजलत में कर रहे हैं, जल्दी में कर रहे हैं, भाई जमा करा दें फॉर्म 45। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात है, ओरल एविडेंस की तो बात ही नहीं है इसके अंदर, जो 6 महीने लग जाएंगे, साल लग जाएंगे, शातें होंगी, जिरा होगी। डॉक्यूमेंट्स हैं, एक के भी नहीं, 2 के भी नहीं, 6 के जमा हो चुके हैं। मेरे जमा हो चुके हैं, मेरे साथ रिटर्न कैंडिडेट को छोड़ दें आप, उसके बाद आपके आज़ाद कैंडिडेट मुस्तफा नवाज खोखर जमा हो चुके, TLP के जमा हो चुके, आज़ाद कैंडिडेट डॉक्टर ख्वाजा साहब उनके हो चुके। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसमें तो बात ही कोई नहीं है। फ्राजे को राजा साहब FIA पे जाए, फ्राजे को सामने बैठ जाए, कमीशन मुकर्रर होगा, दूध का दूध पानी का पानी। राजा साहब एक जो चीज ऐड कर लूँ, किसी एक और ही कहा गया कि आपको जेल भेज देंगे, सबको कहा गया कि जिसका डॉक्यूमेंट आपका भी जाली होगा तो आपको भेज देंगे। जी ऑब्वियसली जी, हमने तो कहा था जी पहले दिन से कह रहे हैं। कोर्ट में के फर्स्ट पिटीशन मेरी थी पाकिस्तान के अंदर, उसमें भी कहा गया अच्छा जी ले। लेकिन अगर राजा साहब का देखें ना, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया फॉर्म 45 है, तो ये जाली तो नहीं है ना, वो तो इनके पॉइंट से जाली नहीं है ना। राजा साहब ये बताएं कि फॉर्म 45 जो भी इलेक्शन कमीशन ने आपको दिया है वो इनसे मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर आपको जारी कर रहा है और आपके पास मौजूद है, वो आप जमा क्यों नहीं करा रहे? देखें जी, किसने कहा कि नहीं जमा करवा रहे? ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं हुई कि हम नहीं जमा करवा रहे। अभी तक नहीं कराया सर। हमने वहां पे ये कोर्ट में हमने ये कहा कि हमने एप्लीकेशन दी हुई है RO को, ठीक है, और वो हमें सर्टिफाइड कॉपीज देगा तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट के ऊपर जमा करवा देंगे, और यही बात वहां पे हुई, ठीक है। अब ये जो बात कर रहे हैं कि देखें, मैं अपने घर में बना के तो फॉर्म 45 ले जाऊं, आप अपने घर पे बना के ले आए, कोई तीसरा अपने घर पे, यहाँ पे जो भी होगा फॉर्म 45 की सर्टिफाइड कॉपी इलेक्शन कमीशन, मैं नहीं हूं, अली बुखारी साहब नहीं है, कोई और कैंडिडेट नहीं है, उसने जब हमें देखें, या तो ये होता ना, इसमें ये कोई इनकी प्ली होती कि राजा खुर्रम गया डंडा सोटा लेके, तो उसने किसी वहां से डब्बे उठाए, जिस तरह सियालकोट के केस में हुआ, कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो धुंध में गायब हो गए या किसी तरीके से, ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्शन जो भी कंडक्ट हुआ, ये एक स्टेट के इदारे ने कंडक्ट किया। मुझे अगर रिटर्न कैंडिडेट उसमें शो किया गया
तो वो मुझे इलेक्शन कमीशन ने किया गया। ठीक। अब मेरी कॉपी की कोई हैसियत नहीं है, किसी और की कॉपी की कोई हैसियत नहीं है, जब तक हमें सर्टिफाइड कॉपीज जो हमसे मांगी गई हैं वो हमने जमा करवानी है और अपने लोगों के एफिडेविट्स जमा करवाने हैं। ये जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई कि ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब का, अली बुखारी साहब का और बाकी दो जमातों के जो फॉर्म 45 है वो आपस में मैच कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपका मुख्तलिफ है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये बाकी सबके मैच कर रहे हैं, बात सुने, मेरा मुख्तलिफ नहीं है जी। मेरे बहुत सारे ऐसे फार्म्स हैं जो बिल्कुल मैच कर रहे हैं, और ये नहीं हो सकता कि ट्रायल कोर्ट में आप उसी वक्त सील को खोलें और वहां पे ही आप फैसला दे दें कि फलां के मैच कर गए और फलां का नहीं मैच किया। ये कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अभी मेरे तो फार्म जाने हैं, ठीक है। ये इस तरह की बातें हुई जिससे हमें लगा कि जैसे मतलब एक माइंड जो है वो सेट हुआ है, तो इसलिए हम जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है बेसिकली वो है ईसीपी, ठीक, और हम ईसीपी के पास गए। देखे ना, हमने जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है इस ट्रिब्यूनल की वो ईसीपी है, और ईसीपी का ही इख्तियार है कि उसने हमारी बात को सुनना है। आगे उन्होंने अभी ईसीपी ने नोटिस किए हैं, ये जाएं उधर, ये भी अपना जवाब देंगे, हम लोग भी अपनी जो भी हमारे ग्रीवियंस है वो हम वहां पे रखेंगे, जो भी फैसला होगा। जी बिल्कुल सही है। जी अली भाई साहब, देखें यार, इसमें असद भाई बात यह है कि नंबर 1, अगर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स 1 तारीख के नहीं हुए, 2 मई को हुए, 20 मई को हुए, 28 के बाद 30 मई को हुए, आज तक एक ऑर्डर चैलेंज नहीं हुआ। जब पार्टी एग्रीव्ड होती है ना तो ऑर्डर को चैलेंज करती है, किसी जगह भी किसी फोरम पे भी है उसके खिलाफ आपके पास फोरम होता है कि आप ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के कहाँ चैलेंज करेंगे। नॉट अ सिंगल ऑर्डर वाज बीइंग चैलेंज्ड, नंबर 1। सो जिससे उस ऑर्डर के इम्पार्शल होने की तो बात ही कोई नहीं है ना, उसके अंदर अगर अग्रीव्ड कोई हो तो उसकी बात ही कोई नहीं है। तीनों पिटिशनर्स जो इस्लामाबाद के हैं जिन्होंने की है, तीनों की एप्लीकेशंस पढ़ लें, एक कौमे का फर्क नहीं है, सेम जगह ड्राफ्ट हुई, सेम चीज हुई, सिर्फ नीचे नाम वकीलों के बदले हुए। जरा पढ़ लें, उसको देख लीजिएगा, ऑर्डर देख लें, सेम स्टेरियोटाइप ऑर्डर, सेम वेरी फुटिंग। नाउ द थिंग इज के सर्टिफाइड कॉपीज देनी थी जिन्होंने, उन्होंने जमा करा दी। हमारे पास ओरिजिनल कॉपीज होती हैं, जो जब आप बैठे होते हैं, आपके पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं, सबके साइन होते हैं और उसके नीचे थंब इंप्रेशन लगा होता है, किसका? असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर और प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स का। हर एक कैंडिडेट के पास होते हैं। आप ये कैसे शोर मचा रहे हैं कि हमारे फॉर्म जो हैं हमारे आपस में सबके मैच कर गए और इनका मैच नहीं करा? तो फॉर्म 45 वो कहते हैं सामने ही नहीं आए, सामने आ गए, जिनके पास थे उन सबने सामने कर दिया, जिन्होंने नहीं थे उनके वकील ने खड़े होकर कह दिया हमारे पास कोई नहीं है। उन्होंने कहा हमारे पास तो है ही नहीं। अच्छा, फॉर्म 45 नहीं है तो फिर आप फॉर्म 47 कैसे इशू हो गया आपका? ये तो हो ही नहीं सकता। आपका बंदा बैठा होता है, उसको प्रेजाइडिंग ऑफिसर साइन करता है, उन सबके साइन लेते हैं। मेरे फॉर्म पे इनके पोलिंग एजेंटों के भी साइन हुए हैं। अच्छा, और उसके बाद प्रेजाइडिंग और प्रेजाइडिंग ऑफिसर, मैं प्रोसीजर जरा समझा दूंगा आपको। उसके बाद वो जाता है, उस पर काउंटिंग होती है और फॉर्म 47 आपको इश्यू होता है, तभी तो फॉर्म 47 पे जीता हुआ इनको कहा जाता है, क्योंकि फॉर्म 45 पे तो आ रहे हुए हैं सारे के सारे। नंबर 2 जो उसके इंपॉर्टेंट चीज है बड़ी, ईसीपी अपने फॉर्म जमा कराएगी, आरओ के पास अपनी कॉपीज होती है, अपने फॉर्म जमा कराएगी, असिस्टेंट प्रेजाइडिंग और प्रेजाइडिंग ऑफिसर के पास कॉपी होती है, वो भी करेंगी। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे ये भाग रहे हैं सारे, एक सिस्टम 38 करोड़ रुपए का लिया, EMS सिस्टम, जो के लिया इसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हर प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर ने, नेट चल रहा हो ना हो, मोबाइल सर्विस ऑन हो या ना हो, उसने तस्वीर खींच के भेज दी आरओ के पास। हमने तो कहा वो भी पेश करें, फॉर्म गलत हो सकते हैं, चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, असिस्टेंट प्रेसिडेंटिंग का जो EMS सिस्टम है वो गलत नहीं हो सकता, और वही उन्होंने बाहर पेस्ट भी किया। दिस इज द लॉ। जो आपका लॉ कहता है वो ये कहता है कि आप वहां पर ऐलान करेंगे, बाहर निकल के इलेक्शन के पोलिंग के बाहर पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद सबको एक एक कॉपीज देंगे, सबको एक एक कॉपीज होगी, इनके पास भी होंगी, हारे हुए जो कैंडिडेट्स हैं इनके पास। उसके बाद एक उसका वहां से तस्वीर खींचेगा, तस्वीर खींच के वो वहां से आरओ को भेजेगा, और EMS सिस्टम भी ट्रिब्यूनल ने तलब किया हुआ। भाई इंसाफ के तकाजे हैं, सारी चीजें हैं, सामने रखें, बैठे, पता लग जाएगा। चले मैं एक सवाल और राजा खुरम साहब से ले लूं और उसके बाद फिर मैं अंजुम वकील साहब का मौक़िफ़ भी लेना चाहूंगा। राजा साहब, ये जो कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, पतन की रिपोर्ट आपने जरूर देखी होगी, उसमें जितने उनके पास पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 मौजूद थे जो उन्होंने इकट्ठे किए, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जी अली बुखारी साहब ने NA48 में 70,000 वोट लिए, 70,318, और आपने 26,874 वोट लिए, यानी तकरीबन 50,000 वोटों का फर्क सिर्फ उन फॉर्म 45 पर है जो दस्तयाब थे। इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए जी, ये सारी चीजें ना अब कोर्ट में आ चुकी हैं, ठीक है। जिस दिन ये इलेक्शन था ना, ये अली बुखारी छोटा भाई है मेरा, ये भी बाहर खड़ा था और मैं भी वहां पे ही खड़ा था, ठीक है। ये भी जहाँ पर मुझे अंदर नहीं जाना ये भी सारी रात आरओ के ऑफिस बाहर खड़ा रहा और मैं भी खड़ा रहा अपना रिजल्ट लेने। ऐसा आपको तो बुलाया गया ना फोन करके? मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मेरे ख्याल में आपको तो फोन करके बुलाया गया। हम तो वहां पर फॉर्म 45 सारे लेकर गए थे। यार इनको भी, ये भी उधर ही खड़े रहे, हम भी खड़े रहे, मतलब कोई 10-10 घंटे खड़े रहे और उसके बाद हमें रिजल्ट मिला। अब बात ये है, कोई पतन रिपोर्ट दे रहा है, कोई क्या रिपोर्ट दे रहा है, जो भी रिपोर्टें हैं, अब कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं। देखें, मेरा अगर आपके ऊपर किसी चीज के ऊपर एतमाद नहीं है तो ये मेरा कानूनी हक है कि मैं उसके ऊपर एतराज उठाऊं, ठीक है जी। और ये आम कोर्ट्स में भी होता है कि मेरा किसी जज के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर मुझे कोई ग्रीवियंस है तो मैं किसी तो राय साहब, आप चाहते हैं कि रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल एक बनाया जाए ट्रिब्यूनल, उसके हवाले किया जाए? ये सब बातें किसी बंदे ने नहीं कहा कि कोई रिटायर्ड जज हो, कुछ हो। हम तो अपने ग्रीवियंस लेके गए जी। और अगर जो भी देखें, पहले भी इलेक्शन कमीशन ने ये ट्रिब्यूनल बनाया, उन्होंने अपॉइंट किया, तो अगर आप कोई और हो जाता है तो वो भी कोई नहीं, मगर कोई और है ही नहीं ना। आप क्या कहते हैं, नया ट्रिब्यूनल बनाया जाए सर? फिर बेशक, हाँ बिल्कुल जी, या किसी भी और ट्रिब्यूनल में। पाकिस्तान में बहुत सारे ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, किसी और में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी और जज पर मुश्तमिल बना दिया जाए तो आपको कोई मैं कहता हूं कि किसी भी पाकिस्तान के किसी शहर में या किसी सूबे के अंदर जो ट्रिब्यूनल्स बने, किसी में भी ट्रांसफर हो जाए। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी और मोअज़्ज़िज़ जज पर मुश्तमिल नया ट्रिब्यूनल बना दिया जाए तो उस पर कोई इतराज़ तो नहीं होगा? अब आपको ना मैं एक किस्सा सुनाने लगूं जी। किस्सा ये है कि आपने कई दफा खबर सुनी होगी कि 2 ग्रुपों की लड़ाई, हाँ। और उसमें 3 राहगीर मारे गए जी। अब मतलब हम राहगीरों की तरह मरना नहीं चाहते। ठीक है, चले मैं सही है सर, चले आपने बहुत कुछ कह दिया इस किस्से में। तो अब अंजुम अकील साहब का जरा मैं मौक़िफ़ ले लूं। अंजुम अकील साहब, आपने भी आज यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मकसद तो बड़ा सादा सा है जी कि मेरे केस में मेरे मुखालिफ ने आरओ को पार्टी नहीं बनाया था, ईसीबी को पार्टी नहीं बनाया था, ठीक। और उनको बगैर हमारे इतराज सुने, बगैर उनको उनके कहने पे उनको अमेंडमेंट करने दे दी गई और आरओ को ईसीबी को पार्टी बना दिया गया जी। दूसरा, जो हमारा टाइम जो है, उनका एप्लीकेशन दायर करने का टाइम बाहर हो चुका था, इसके बावजूद उनकी एप्लीकेशन एंटरटेन कर ली। इसी तरह उस पर ऑब्जेक्शन लगाए गए थे स्टार ऑफिस में, तो वो ऑब्जेक्शन भी उनकी मौजूदगी में उनकी एप्लीकेशन को एंटरटेन कर लिया गया। इसी तरह जब नया ट्रिब्यूनल बनता है, उसका रजिस्ट्रार का अलग है, ऑफिस नया रजिस्ट्रार तैनात होता है, उसको बनाए बगैर ये एप्लीकेशन एंटरटेन कर ली गई। उस पर मुझे इतराज था, तो इसलिए हमने तो सर, ये आप जो 3 चीजें बता रहे हैं अंजुम अकील साहब, ये जाहिर है टेक्निकल चीजें हैं। आप टेक्निकल बुनियादों पे अपना केस लड़ना चाहते हैं। आप अपना केस मेरिट पे क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्यों नहीं आप अपने फॉर्म 45 देते? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों आप इस पे क्यों चुनेंगे? टाइम बाढ़ है, ये लेट हो गया है जी, इसमें आरओ ईसीपी या ईसीपी को क्यों पार्टी नहीं बनाया गया? टेक्निकल बेसिस देखें ना, एक बंदे का जो डिफॉल्ट कर चुका है और उसका केस खत्म होता है, तो खाम का उसको दोबारा मौका क्यों दिया जाता है? और उसमें हमें सुना ही नहीं जाता। वो हमारा हक है उस पर ऑब्जेक्शन करना कि ये क्यों उसके जो ऑब्जेक्शन रजिस्ट्रार ऑफिस में लगाए हैं उनको खत्म किए बगैर उनको दोबारा परमिशन दे दी गई, कि उनको वेव ऑफ कर दिया गया ऑब्जेक्शन को, या उनके टाइम बाहर हो गया था, उस पर टाइम बाहर को। लेकिन यही तो पॉइंट है, ये लीगल पॉइंट है। टाइम बाहर का मतलब ये है कि एक टाइम इज जो कि डिफाइन है, इस टाइम के अंदर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। उस टाइम के अंदर अगर बंदा एप्लीकेशन नहीं देता तो इसका मतलब यह है कि वो इलीगल है, कि उसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। कानून कहता है, तो हम कहते हैं कानून के मुताबिक उसको चलना चाहिए। किसी को फेवर देते वक्त मतलब दूसरी पार्टी को एतमाद से जरूर ले, उसको मौका तो दें, उसका ऑब्जेक्शन जायज है या नाजायज है। ठीक है, हमारा इतना सा है
और कोई सही है। अंजुम साहब एक चीज मुझे और बताइए, मैं भी राजा साहब से भी पूछ रहा था पतन की रिपोर्ट का हवाला देकर। ये जो पतन की रिपोर्ट है आपने यकीनन देखी होगी, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जो फॉर्म 45 हमारे पास दस्तयाब हैं उसके मुताबिक आमिर मसूद साहब जो हैं, जो आपके बद मुकाबिल उम्मीदवार थे पीटीआई के हिमायत याफ्ता, उन्होंने 75,600 वोट दिए हैं और आपके वोट 38,000 हैं। यानी ये 25 और 12 अगर पहली बात ये सच नहीं है। दूसरी बात है फॉर्म 45 हमारे पास भी हैं। तीसरी बात है कि हमने मीडिया में भी अपने फॉर्म 45 दिखाए हैं। लेकिन ये जो ट्रिब्यूनल है ये एक ट्रायल है। इस ट्रायल का मौका तो मिलना चाहिए ना हर आदमी को। ये ट्रायल का मौका तो मिलना चाहिए ना हर आदमी को कि जी आप पहले दिन जी आज ही फॉर्म ले आए और आज ही फैसला कंपैरिजन करते हैं जी वो एक आदमी ने 2-4 बंदे अपने साथ मिला लिए हैं, अब कंपैरिजन करते हैं इसका। तो ये सारी चीजें जो है ना ये हमें थोड़ा सा डाउट में डाला है। इसलिए हमने अपने, क्योंकि ये हमारे लास्ट का मसला था, इसलिए हम अपने डाउट के लिए इसको खत्म करने के लिए सही है। के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया। सर अभी हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद की 3 निशस्तों पर, अब मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है, शायद ट्रिब्यूनल चेंज हो रहा है। इस्लामाबाद के तीनों उम्मीदवार ने अदम एतमाद का इजहार ट्रिब्यूनल के ऊपर कर दिया। अब इसमें जो मामला है वो एक ऑर्डिनेंस का है। एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ है कि रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल जो है वो ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। ये सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बनाने की जरूरत क्यों महसूस की गई है? जी उसकी जरूरत तो उन लाखों केसेस की है जो पाकिस्तान की अदालत आलिया में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट्स में भी और हाई कोर्ट्स में भी। गालिबन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में कोई 55,000 केसेस हैं जो पेंडिंग है। तो और लाहौर हाई कोर्ट में जहाँ सबसे ज्यादा दरखास्तें गई हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 60 है और गालिबन इस वक्त 39 जज हैं। तो वहाँ जजों की बहुत कमी है आम केसेस को सुनने के लिए। तो ये पहले भी पाकिस्तान के कानून का हिस्सा रह चुका है कि इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जजों को ट्राइब्यूनल में बना सकता है ताकि जो पाकिस्तान के अवाम के दूसरे मसाइल हैं जिनकी वजह से वो अपीलों में लोगों की जिंदगियां जो हैं वो दाव पर लगी हुई हैं, उसको जो है वो जजेस जो हाजिर सर्विस देख सकें। और ये जो इलेक्शन का इशू है इसको रिटायर्ड जजेस भी देख लें, वो अब नया हल्फ उठाएंगे जाहिर है, और उसपे उसी तरह आइन और कानून के पाबंद होंगे जिस तरह दूसरे जजेस होते हैं। और ये पूरा इलेक्शन कमीशन का इख्तियार होगा कि वो किन रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल की में लगाना चाहता है? जी हमेशा से ही इलेक्शन कमीशन का इख्तियार था, पहले भी था। अब सिर्फ ये कि उसमें जो हाजिर सर्विस जजेस को लेने के लिए हाई कोर्ट की कंसेंट चाहिए होती है जो अदालत आलिया के चीफ जस्टिस हैं, तो उसमें भी यहाँ भी एक मयार के तहत ही जजेस को मुकर्रर किया जाएगा ताकि वो ये केसेस सुन सकें और जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक फैसला कर सकते। लेकिन खुर्रम साहब उसमें तो ये था ना कि पहले भी जब आपने ट्रिब्यूनल्स लगाने थे तो विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट लगाने होते हैं। यहाँ पर कुलियतन इख्तियार अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास या इलेक्शन कमीशन के पास इनफैक्ट चीफ के पास नहीं बल्कि कमीशन के पास आ गया, तो यहाँ पीटीआई का एतराज उसमें यह है कि हमारा जो ग्रीवेंस है वो तो है ही इलेक्शन कमीशन से, और यूं इलेक्शन कमीशन तो इसमें एक फरीक है, तो कैसे पूरा इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास आ सकता है? देखिए पाकिस्तान की हाकमियत और आईनी बंदोबस्त सिर्फ एक जमात को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बना है, बाकायदा असूल हैं। और जब हम ये कहते हैं कि जी कुल्ली तौर पे जो अगर किसी को अथॉरिटी दी जा रही है तो ये हमें याद रखना है कि पाकिस्तान में इंतखाबात का इनेकाद कुल्ली तौर पर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ये अदलिया की जिम्मेदारी भी नहीं है, ये किसी इंतजामिया की जिम्मेदारी भी नहीं है। इंतखाबात का तमाम मामला कुल्ली तौर पर आइन की जो शेख गालिबन 218 है उसके तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो जब उनकी पूरी आइन ने उन्हें एक खुद मुख्तारी और आइनी अथॉरिटी दी है जिसका वो इस्तेमाल करेंगे।
सही है। नहीं सर, लेकिन इसमें जो है वो जाहिर है, चूंकि ये तो एक डिस्प्यूट का मामला है ना, और इसमें तो बाकी जमातें या जो लोग दरखास्तें लेकर गए हैं ट्राइब्यूनल्स के पास, वो समझ रहे हैं कि हमारे फॉर्म 45 जो हमारे पास मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ने उसमें तब्दीली करके उसको, यही तो केस है कि इलेक्शन कमीशन ने तब्दीली करके फॉर्म 45 को अपलोड किया है, तो इसमें इलेक्शन कमीशन तो एक तरह से फरीक बन गया। बात है जी सर। नहीं देखिए ना, अगर हम एतराजात की तो कोई हद ही नहीं है। अगर अब आपने अपने मफादात का जो है उसको आगे बढ़ाना है, फिर आप हर चीज पर एतराज कर देंगे, फिर आप कहेंगे ये भी ठीक नहीं है। मैं फिर दोहरा देता हूँ, आईन पाकिस्तानी कहता है कि इंतखाबात का इनेकाद कानून के तहत मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं होते तो उसके भी आईनी तरीके हैं, लेकिन हर चीज पर एतराज करने से और ये कहना कि जी हमें सेटिस्फाई किया जाए, ये तो ना पहले हुआ है और ना होगा। ठीक है, चलिए सर, अब इसमें जाहिर है, लेकिन आप जानते हैं कि ये एतराज़ात बहरहाल ज़रूर उठेंगे कि पिक एंड चूज़ किया गया जजेस को, इनका फिर जवाब क्या दिया जाएगा? यानी इसमें जो थोड़ा सा एक मॉरली आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल इसको जस्टिफाई किया जा सकेगा? नहीं देखिए, मॉरल तो पाकिस्तान की हाकमियत में बहुत ही मुश्किल काम है कि हम किसी भी चीज़ को मॉरल कह सकें। सही है सर। आज फुल कोर्ट ने दोबारा समाअत की, कल भी समाअत हुई थी मखसूस निशस्तों वाले मामले की। वहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार कल से लेकर अब तक उठ रहा है वो ये है कि एक जमात जिससे उसके पार्टी इंतखाबात ठीक ना होने की वजह से उसका सिंबल ले लिया गया था, वो जमात जाहिर है तहलील नहीं हुई थी और उसके जो मेंबर्स थे उन्होंने अपना पार्टी एफिलिएशन का सर्टिफिकेट भी इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराया था, तो वो आज़ाद कैसे हो गए? ये तो इलेक्शन कमीशन ने गलती की है कि मेंबर्स को आज़ाद डिक्लेयर किया, जबकि वो पार्टी के मेंबर थे, लेकिन उनके पास सिंबल बैट का निशान मौजूद नहीं था। आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? अगर ये इस रुख पे बहस जाती है तो ये तो सारी की सारी इसको अंडू करना पड़ेगा या क्या होगा? कैसे ये रेक्टिफाई कैसे होगी गलती? जी, मैं सिर्फ एक राय दे सकता हूं। जाती राय ये है कि तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देने की कोई कानूनी और आईनी बुनियाद मौजूद नहीं है। और अब सुप्रीम कोर्ट के पास दो रास्ते हैं। जिस तरह ने उस वक्त के चीफ जस्टिस ने आइन अपने हाथ से खुद लिख दिया था कि ऐसे होगा और ऐसे होगा। दूसरा तरीका यह है कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि मेरी नजर में बेहतर तरीका होगा, कि सुप्रीम कोर्ट इन नशिस्तों को खाली रखे, क्योंकि दूसरी जमातें जिनका मैंडेट नहीं है उनको भी नशिस्तें देने की कोई वजह नहीं लगती। और ये मामला जाना चाहिए पार्लियामान के पास कि पार्लियामान उस पर लेजिस्लेट करे और इस करके इसका कोई नतीजा निकाले। ये सबसे बेहतरीन और जमहूरी हल है इस मखमसे। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं था जो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से की बाकी सियासी जमातों में बांटी गई? देखिए, एक खला है, अब उस खला में कहीं ना कहीं तो इलेक्शन कमीशन ने, ये मैं उनका दिफा वो खुद करेंगे, मेरी राय और कयास ये है कि उन्होंने गालिबन ये देखा कि हमें क्योंकि नशिस्तें देने की कोई वजह, कोई कानून और बेसिस नहीं है कि इस जमात को जिसके इतने आज़ाद उम्मीदवार हों, अगर वो नए आज़ाद उम्मीदवार इकट्ठे होकर आ जाएं तो क्या उनकी नशिस्तें बनती हैं? ये एक पूरा ही अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि हर वो शख्स जो अलहदा आज़ाद मुंतखब होकर आया है वो फिर एक मजबूरी मैंडेट क्लेम नहीं कर सकता, चाहे हम और आप गुफ्तगू में कहते रहें, लेकिन वो मजबूरी मैंडेट। लेकिन डिबेट तो नहीं हो रही है ना कि क्या वो अलहदा मुंतखब होकर आया है या सिर्फ उसके पास निशान अलहदा थे वो एक ही पार्टी के? नहीं देखिए, इस पर बहस जब निशान का केस था उस पर हो चुकी है। पेशावर हाई कोर्ट ने 5 जजेस ने इस पर बहुत तवील बहस करके भी ये फैसला किया। लिहाजा हम जो बहसें सेटल हो चुकी हैं कानून में, जब तक उन पर अपील नहीं होती हम उन्हें दोबारा दोहराएंगे तो वक्त जाया होगा। सही है, लेकिन इशू यही है पर डिस्कशन हो सकती है। कमीशन एक फैसला किया और सुप्रीम जरूर, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने रास्ता है कि या तो वो खुद को लेजिस्लेट कर दे, या जो बेहतर तरीका और जमहूरी तरीका है कि पार्लियामान को रिमांड करे कि जनाब आप इसके ऊपर अपनी राय दें कि ये कैसे होगा, ये खाली नशिस्तें कैसे पुर होंगी। खुर्रम साहब, जैसा कि आप अपनी राय दे रहे हैं और आपने कहा कि मेरे ख्याल में ये नशिस्तें खाली रहनी चाहिए,
अब इसमें जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला तहरीर किया था, जब ये निशस्तें बाकी जमातों को दी गई थी, तो उस फैसले में उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे नून लीग के वकील ने, पीपल्स पार्टी के वकील ने, फारूक नाइक साहब, आजम तारड़ साहब, बाकी लोगों के नाम उन्होंने लिखे थे, और इसी तरह से जो एमक्यूएम के भी वकील के, कि इन्होंने अपीयर होकर ये कहा है कि निशस्तें हमें दे दी जाएं। आपने तो खुद मांगी हुई हैं कि निशस्तें, कि ये हमारा हक बनता है, हमें दे दी जाएं, जबकि आपकी राय से मुख्तलिफ है। नहीं, देखिए, बड़ा सादे सी बात है। पार्लियामान की नशिस्तें जो हैं वो एक बड़ा कीमती मैंडेट है पाकिस्तान के अवाम का, तो उसको खाली रखने में भी कुछ कबाहत है। इसमें ये नहीं है कि ये एक न्यूट्रल आदमी, कि अगर पार्लियामान जो है उसके एक हिस्सा नशिस्तों का खाली रहता है मुस्तकिल तौर पे, तो फिर बहुत सारी लेजिस्लेशन जो हो सकती है वो नहीं होगी, या अगर आपको सीटें, तो लिहाजा ये सारे इश्यूज जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको बड़ी बारीकी से देखना है। और जो पार्लियामान, इससे बेहतर ये है कि वो फौरी तौर पर खुद हुकूमत को बिल ले आए कि जी ये सिचुएशन है और हम इसको ऐसे फिल करेंगे, और इस पर जरूर जो ऑपोजिशन है उससे बात भी करें, उनके आर्गुमेंट भी सुने कि वो इस पर क्या कहते हैं। लेकिन इस वक्त मैं फिर दोहरा दूं, ये जो मखसूस नशिस्तें खाली हैं उन पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई आईनी और कानूनी हक नहीं है। ठीक है। खुर्रम साहब, कल एक फैसला आया साइफर केस का, और उसमें बरियत हो गई शाहमूद कुरैशी साहब की और इमरान खान की। ये आपके मौक़िफ़ की शिकस्त है? जी, शिकस्त तो कौमी सलामती की हुई है, क्योंकि ये फैसला जो है इसमें कि वो सरकारी दस्तावेजात जिनके ऊपर खुफिया लिखा होता है वो अब अवाम में और वेबसाइट्स पर पब्लिश की जा सकती हैं, कि उन कोर्ट ने तो कह दिया कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा, एक आइन के तहत सादिक और अमीन का भी मामला है कि हमारे जो मुंतखब ओहदेदार हैं, जिनमें वज़ीर आज़म भी शामिल हैं, उनके हवाले अगर खुफिया दस्तावेज की जाएगी तो उनका फर्ज है कि वो उस अमानत को महफूज रखें, उसमें खयानत ना करें। लेकिन उस खयानत को भी जो बड़ी वाज़ेह तौर पे हुई है उसको कोर्ट ने कंडोन कर दिया। तीसरा इशू ये है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसको बड़ा डैमेज हुआ है, और जब ये जो प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश हुआ है कि अब जो खुफिया दस्तावेजात हैं वो सिर्फ सफारतकारी में नहीं होती, वो पाकिस्तान के तमाम इदारों में होती हैं, दिफाई इदारों में होती हैं। तो लिहाजा मुस्तकबिल में कोई आके ये कह दे कि ये तो सीक्रेट था लेकिन सॉरी मुझसे गुम हो गया, तो उसको आप कैसे प्रोसिक्यूट करेंगे? तो पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके हवाले से ये एक बड़ा रुस्वा कुन फैसला। सही है सर। इसमें गलत क्या हुआ था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि क्या गलत हुआ है? अगर एक साइफर था जिसमें हुकूमत गिराने की बात हुई थी तो ये साइफर था, एग्जिस्ट करता था, ये बताना नहीं चाहिए था, यानी ये गलत था कि इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए था, ये अनाउंस नहीं करना चाहिए था कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है? कि जो खुफिया दस्तावेज है ना, उसका मंदर जात का बाहर आना जुर्म है। ठीक, ये सीधी बात है। ये फैसला मैंने और आपने और अदालत ने भी नहीं करना कि क्लासिफाई कैसे होता है, वरना तो हर डॉक्यूमेंट क्लासिफाई होने से पहले हम अदालत के पास लेके जाएंगे कि जनाब आली आप बता दें। हर रोज जो है पूरी दुनिया से पाकिस्तान के सुफरा जो हैं वो साइफर भेजते हैं, तो वो सारे अदालत में जाएंगे कि जनाब ये सीक्रेट। लिहाजा जो मंदर जात का पूरा सब्जेक्ट है, मैं फिर अब बतौर एक मुंतखब यानी कानून साज मैं रहा हूं, मंदर जात का तो सब्जेक्ट ही नहीं है। सब्जेक्ट ये है कि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो कि वजीर आजम के हवाले किया गया, और वो ऑन रिकॉर्ड है कि वो कहते हैं मुझसे गुम हो गया, और वो फिर कुछ अरसे बाद दुनिया की वेबसाइट्स पे छपा, तो उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। गुम हो जाना जुर्म है सारे इशू का उसके मदद जी नहीं, गुम हो जाना भी जुर्म है,
और फिर उसका पब्लिक होना, जो उनके मुंह से उन्होंने कई दफा पब्लिक किया जी, वो जुर्म है। सर अगर पब्लिक करना इसके मैं और आप को... तो इसका फैसला नहीं कर सकते कि जनाब ये वाली चीज ठीक है तो ये वाली चीज गलत है, ये खुफिया चीज जो है इसको पब्लिक किया जा सकता है और उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। तो ये मेरी और आपकी जजमेंट नहीं है। इसके कंटेंट को अगर पब्लिक करना जुर्म है तो फिर ये जुर्म तो किसी हद तक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी की, जो उसको शहबाज शरीफ साहब ने हेड किया था, जिसके बाद बताया गया था कि हाँ ये मुदाखलत तो हुई थी और डिमांड जारी किया गया है, तो फिर तो किसी हद तक ये कंटेंट भी जारी नहीं होना चाहिए था। जी, तो इसी वजह से अदालत को ये इसके मंदरजात नहीं दिखाएगी, क्योंकि वो उसके मजाज नहीं है उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट को देखने के। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, उन्होंने जो पब्लिक एलिगेशंस थी उस वक्त के वज़ीर आज़म की, उनका जवाब दिया था कि जनाब ऐसे हुआ और ऐसे हुआ। उन्होंने कहा जी हमने तो कोई ऐसी इसमें कहीं दूर दूर तक, तो लिहाजा जो एक्चुअल मंदरजात है वो डिस्कस नहीं की। ये कहा गया कि क्या चीज उसमें नहीं है, और ये बात एक दफा नहीं, ये एक से ज्यादा दफा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने की। उसके बावजूद उसके ऊपर सारा बयानिया बनाया बानी चेयरमैन ने। और अभी आपको मालूम है एक दफा फिर जब अब इन्होंने बैरूनी जरीदे को इंटरव्यू दिया है तो फिर वो सब कुछ एब्सोल्युटली नॉट, क्या हम गुलाम हैं, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक कर सिर्फ एक शख्स को इल्जाम दे दिया है। तो वो जो पाकिस्तानी कौम को गुमराह किया गया, क्या हम गुलाम है की बुनियाद पे, उसकी जिम्मेदारी कौन देगा? और उसकी जो बेसिस है वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट में हर रोज हजारों की तादाद में सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स सर्कुलेट होते हैं, लेकिन एक शख्स ने उसको सियासी आग और इक्तदार का ईंधन बनाया, ये जुर्म है। सर बहरहाल सियासी बयानियों की और ये सियासी बहस है, जब इस पे केसेस बन जाते हैं तो फिर उसका फैसला तो अदालतों से ही होता है। अब आप खुर्रम साहब क्या नहीं समझते कि वो जो जिन केसेस में 31 साल की सजाएं दी गई थी, उसमें उन्होंने कम से कम 3 केसेस में तो कानूनी जंग लड़कर जीत ली है। साइफर में भी जीत ली, 190 मिलियन पाउंड केस में भी जमानत हासिल कर ली, तोशाखाना भी मुअत्तल हो गया, आज आके एक इद्दत का केस बचा है। तो कानूनी जंग तो बहरहाल आपके सबसे बड़े सियासी हरीफ ने जीत ही ली है सर। जी, तो हम उसका सामना करेंगे, हमने हमेशा उनका सामना किया है, अब भी उनको रिलीफ देने वालों का भी सामना करेंगे और उनका भी सामना करेंगे। हम तो सियासी लोग हैं, पाकिस्तान की गलियों में खड़े हैं अपने पार्टी का झंडा लेकर। जब यही अदालतें आपको 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का में सुरखरू करें तो आप कहते हैं देखें मासूम साबित हो गए, जब 22 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में आपको रिलीफ दें तो आप कहते हैं देखें हम बेगुनाह साबित हो गए, देखें हमने अदालतों से मुकदमा जीता। और अब जब आपके मुखालिफ यही फैसले हासिल करते हैं तो आप अदालतों पर अफसोस कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो मुखालिफों को कुछ नहीं कहा, उनको रिलीफ मिल गया है, वो अब जो आगे उसकी कानूनी मामलात है। लेकिन देखिए ये नहीं हो सकता कि कल के फैसले में कानून की हुक्मरानी है और वो फैसले जिसमें मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था उसमें कानून की हुक्मरानी नहीं थी, या ये दोनों फैसले जो हमारे खिलाफ थे उनमें कानून की हुक्मरानी होती है। तो अदलिया का रिकॉर्ड जो है वो उसमें तसलसल नहीं है, उसमें आइन और कानून पर अमल दरामद का तसलसल नहीं है। इसलिए ये सारा काम इतना सब्जेक्टिव हो चुका है कि हमें पाकिस्तान की जो रियासत है उसके बारे में, उसके अंदर जो तकसीम पैदा हो गई है मुख्तलिफ इदारों के अंदर, उसके बड़े तबाहकुन असरात हैं। और ये इतने ज्यादा तबाहकुन असरात हैं, बजाय कि मैं और आप ये डिस्कस करें कि मई में पिछले 3 साल की सबसे कम महंगाई थी, मई में अप्रैल 2024 के मुकाबले में कीमतें कम हुई, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 15 अरब हो गए हैं, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आ रहा है, पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है वो सबसे कम हो गया और गालिबन पहला बजट होगा जिसमें तजारती खसारा ना हो। बजाय ये कि हम ये डिस्कस करें कि पाकिस्तान के अवाम के लिए आटे की कीमत में 60 रुपए फी किलो की कमी हो गई है, यानी 500 रुपए की कमी है, 10 रुपए, हम उसको डिस्कस नहीं करें। हम पाकिस्तान के अवाम को जो मुआशी रिलीफ मिला है उसको डिस्कस नहीं करे, हम पाकिस्तान के दारुल खिलाफा में जो महल्लाती साजिशें हैं वो डिस्कस करें। सही है। चलिए आखिर में सर ये बताइए कि वैसे जिन मौजूआत की तरफ आपने इशारा किया, आप जानते हैं कि हम इस पर भी रोजाना बात करते रहते हैं, लेकिन आज का मौजू ये है, ऐसा नहीं है कि हम उस पर बात नहीं करते। अच्छा ये बता दीजिए आखिर में सर कि आप अदालतों का जिक्र करें, अच्छी खबरें असल में खबर नहीं बनती। एक फैसला और दिया है और वो ये दिया है कि ये अच्छी खबर है, चलें ये खबर बन गई है कि पीटीआई का सील दफ्तर खोल दिया जाए। ये तो अच्छी खबर है ना सर, आप इसको तो मानते हैं। और ये भी क्या कहेंगे आपके सियासी बुनियादों पर
सियासी जमातों के दफ्तर को सील करके सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाना चाहिए? जी देखिए, अब तो जो अदलिया के मामलात हैं, और आज के नहीं है, ये 7 साल से चल रहा है मामला, बस जिसको रिलीफ मिल जाए उसको रिलीफ को लेकर आगे चलना चाहिए। आइन और कानून तो उसको हमें दोबारा से इस रियासत को की बुनियादें सीधी करनी पड़ेंगी, और हर फैसला जो है उसके बारे में ये मैं यही कहूंगा कि ये कहना मुश्किल है कि कौन सा फैसला कानून की हुक्मरानी पर था और कौन सा फैसला जो है वो रिलीफ के लफ्ज के ऊपर मबनी था। और इसीलिए रोनाल्ड डवॉकिन ने कहा था बहुत अरसा पहले कि लॉ इज साइमल्टेनियसली सोर्ड, शील्ड एंड मेनेस, कि बैक वक्त तलवार भी है, ढाल भी है और अफरीद भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।